नमस्कार, मैं हूं खिरोद नायक और स्पर्श पीएससी एजुकेशन के इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो सीरीज़ में हम बात करेंगे राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के महत्वपूर्ण मुद्दों पे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023। तो इस संबंध में हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ये चर्चा में क्यों है। तो इस अधिनियम के माध्यम से महिलाओं को 33% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इसीलिए ये जो है अधिनियम अभी हाल ही में आया है, ठीक है, पास हो चुका है, तो इसलिए ये चर्चा में है। तो सबसे पहले इस जो अधिनियम है इसे लाने की आवश्यकता क्या थी, है ना, इस पे हम चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले है समान प्रतिनिधित्व। जो अभी हमारी जनसंख्या है वो लगभग 150 करोड़ के आसपास पहुंच चुकी है। अगर 150 करोड़ में से, ठीक है, इसका अगर हम 50% देखें तो 75 करोड़ जो है महिलाएं हैं। और उनका प्रतिनिधित्व कैसा है, अगर हम पॉलिटिक्स पे ही हम अभी चर्चा कर रहे हैं तो राजनीति में उनका जो प्रभाव है वो बहुत ही ज़्यादा कम है ना। तो जब तक हम इनमें कभी आप जो समानता अगर लाने की कोशिश करें तो समानता लाने के लिए सबसे पहले उनको अवसर देना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हमें उनको अवसर देना होगा, अवसर की समानता सबसे ज़रूरी है। तो ठीक है, तो इससे आप कनेक्ट कर सकते हैं समान प्रतिनिधित्व के लिए। इसके अलावा लैंगिक समानता। तो लैंगिक समानता पे अगर हम चर्चा करें तो जब हमारी संविधान सभा का जब गठन हुआ था तो उसमें आपको याद ही होगा कि केवल 15 जो सदस्य थीं वो महिलाएं थी। इसके अलावा जो पहली 1952 में जो पहली लोकसभा का जो गठन हुआ था उसमें केवल 24 महिला सदस्य ही सीटें महिलाओं को प्राप्त थीं, ठीक है। तो तब से हम देखते आ रहे हैं कि महिलाओं का जो प्रतिनिधित्व है वो काफ़ी कम ही हुआ है। तो इस 33% का ये जो आरक्षण है ये उनकी लैंगिक समानता को बढ़ाएगा। इसके अलावा हम रिपोर्ट के संबंध में चर्चा करें तो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2023, ठीक है, हाल ही में ये आया हुआ है। और ये रिपोर्ट जो है 2006 से लगातार प्रकाशित होते रहता है। और अभी इससे पहले और अभी अगर हम 2023 की रिपोर्ट के संबंध में चर्चा करें तो 146 में से 127वें स्थान पर जो है भारत था। इसके पहले 2022 की रिपोर्ट में हमारा स्थान जो था वो था 135, जिसमें हमने थोड़ा सा डेवलप करके 127वें स्थान पे अभी आ गए हैं। इसके अलावा अगर हम अपने पड़ोसी देशों में बात करें तो केवल पाकिस्तान ही इस रिपोर्ट के अनुसार हमसे पिछड़ा हुआ है। बाकी जो भी हमारे पड़ोसी देश हैं उनकी स्थिति हमसे बेहतर है। इसके अलावा वर्तमान स्थिति अभी जो महिलाओं की जो हमारी लोकसभा में जो महिला सीट हैं वो अभी केवल 15% सीटें ही उनमें महिलाओं के पास हैं और राज्यसभा में लगभग 14%। तो ये जो 33% आरक्षण का प्रावधान करता है इससे इसमें इजाफा होगा, है ना। इसके अलावा महिला सशक्तिकरण, ये काफ़ी अहम मुद्दा है। अभी आप अपने पंचायती राज इलेक्शन में ही जहाँ जहाँ पंचायतों में सीटें आरक्षित होती हैं, है ना, वहाँ क्या होता है, उनको किस बेसिस पे, किस आधार पे टिकट दिया जाता है। कहीं ना कहीं उनके पति या फिर उनके अन्य परिवार के सदस्यों के प्रभाव में ही उनको टिकट प्राप्त होता है। वे अपने स्वयं के प्रभाव से उनको टिकट नहीं मिल पाता, ऐसा अधिकतर केसों में जो है मिलता है। तो जब हम उनको 33% का रिजर्वेशन देंगे तो कहीं ना कहीं महिलाओं को उनके स्वयं के प्रभाव पर टिकट जो है वो मिलना शुरू होंगी। और एक महिला, ठीक है, जो अपनी समस्याओं को जितनी सहजता से एक महिला के सम्मुख रख पाती है उतनी ही सहजता से किसी पुरुष पॉलिटिशियन के पास वो अपनी समस्याएं नहीं बता पाती। और ऐसा कई सारे रिपोर्ट में भी ऐसा पाया गया है कि राजनीति में पुरुषों की अपेक्षा अगर महिलाएं आती हैं तो करप्शन कम होता है, ठीक है। इसके अलावा रोल मॉडल, तो अगर ये कहा जाए कि आप जो महिलाएं हैं, है ना, महिला पॉलिटिशियन जो भी फेमस हैं उनके आप नाम बताओ तो हम बहुत कम ही पुरुषों की अपेक्षा बहुत कम ही बता पाएंगे, है ना।
जैसे इंदिरा गांधी जी हो गई, या फिर मायावती जी हो गई, है ना, या फिर ममता बनर्जी जी हो गई, ठीक है। इसके अलावा हम सुषमा स्वराज जी हो गई। तो अगर ये 33% आरक्षण के आने के बाद हमें जो है पॉलिटिक्स में और मतलब उनकी संख्या, महिलाओं की संख्या में इजाफा होगा। इससे बहुत सारी जो अन्य महिलाएं हैं उनको देख के प्रेरित होके, है ना, राजनीति में आना चाहेंगी। तो इससे कहीं ना कहीं हमारे समाज का विकास होगा, उनमें समानता बढ़ेगी, ठीक है। तो आवश्यकता के संबंध में हमने चर्चा कर लिया। अब देखते हैं इसके मेन क्या क्या इसमें प्रावधान है। तो इसमें देखते हैं, ठीक है, कि ये कौन सा अधिनियम था, इस पे हम चर्चा कर लेते हैं। तो ये है 106वां संविधान संशोधन अधिनियम 2023, और इसे विशेष सत्र बुला करके हमारे नवनिर्मित जो संसद भवन है उसमें प्रस्तुत किया गया था। और अगर आपको बिल के संबंध में पूछा जाए, ठीक है, कि जो ये कौन सा बिल था, तो आप याद रखिएगा 128वां ये बिल था, यानी कि विधेयक। जब ये बिल कब कहलाता है, जब ये लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर जब तक इसमें नहीं होते, ये बिल कहलाता है। राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर होने के बाद ये बिल जो है अधिनियम बन जाता है। तो अधिनियम 106वां, ठीक है, और बिल 128वां, ये याद रखिएगा। अब ये जो अधिनियम है ये प्रावधान क्या करता है, इसके संबंध में हम विस्तार से चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले लोकसभा में, अभी वर्तमान में हमारी लोकसभा में जो सीटों की जो संख्या है वो है 543 सीटें हैं। इसके पहले, ठीक है, 545 सीटें हुआ करती थी, लेकिन 2019 और 104, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, संविधान संशोधन द्वारा जो 2, ठीक है, एंग्लो इंडियन का प्रावधान था उसे समाप्त कर दिया गया। तो अभी वर्तमान में 543 सीटें वो लोकसभा में है। अगर इसमें हम 33% अगर आरक्षण जब इसमें लागू होगा तो इनकी संख्या, ठीक है, इसमें महिलाओं की संख्या 181 हो जाएगी। अभी वर्तमान में 82 है, तो 82 से बढ़ के ये 181 हो जाएगी। इसके अलावा राज्य विधानसभाओं में, ठीक है, तो राज्य विधानसभाओं में जो है ये लागू होने के बाद वहाँ भी ये 33% रिजर्वेशन, वुमेन रिजर्वेशन का प्रावधान करता है। अभी जैसे हम अपने ही स्टेट छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें तो अभी हमारे पास कुल 90 विधानसभा सीटें हमारे छत्तीसगढ़ में हैं, और 90 में से, है ना, हमारे पास कितनी 19 महिला विधायक हैं। तो अगर ये लागू हो जाएगा तो जो न्यूनतम महिला विधायकों की संख्या है वो 30 हो जाएगी, यहाँ भी इजाफा होगा। तो ये राज्य विधानसभाओं में, ठीक है, आरक्षण लागू होने की बात करता है। इसके अलावा राजधानी क्षेत्र दिल्ली, ठीक है, जो हमारा दिल्ली NCR है, वहाँ भी ये जो है आरक्षण लागू 33% महिलाओं हेतु आरक्षित करने का प्रावधान करता है। इसके अलावा आर्टिकल 334A, आर्टिकल 334A ये एक नया आर्टिकल जोड़ा गया है संविधान में। इसके अनुसार ये प्रावधान करता है कि ये जो महिलाओं हेतु जो आरक्षण है वो कितने साल के लिए लागू होगा, वो आगामी 15 वर्षों के लिए जो है ये लागू होगा। हालांकि, है ना, इसको एक विधि बना के आगे बढ़ाया जा सकता है। तो आप ये याद रखिएगा। अगर हम मतलब आर्टिकल पे जाएं तो लोकसभा में आप याद रखिएगा आर्टिकल 330A, ठीक है, राज्य विधानसभाओं में 332A और राजधानी क्षेत्र दिल्ली में आर्टिकल 239, ठीक है, ए ये प्रावधान करता है। और आर्टिकल 334A ये 15 वर्षों के लिए आरक्षण के लागू होने का प्रावधान करता है, ठीक है। आर्टिकल वाइज भी आप एक बार याद कर लीजिएगा। अब इसके बाद हम आगे देखें, आवश्यकता के संबंध में हमने चर्चा कर लिया,
ठीक है, तो यहाँ पे जो अभी वर्तमान में कितनी सीटें किन किन राज्यों में महिलाओं की हैं इस मैप में वो आपको दिख जाएगा। हालांकि ये मैप थोड़ा सा मतलब अपडेटेड नहीं है, ये दिसंबर 2022 तक का है, ठीक है, दिसंबर 2022 तक का है। इसके बाद बहुत सारे स्टेट में चुनाव हुए हैं। फॉर एग्जांपल हमारे छत्तीसगढ़ में ही अभी हाल ही में विधानसभा चुनाव के बाद जो महिलाएं, इसमें 19 जो हमारे पास महिला विधायक हैं, और ये कितना परसेंट हो जाता है, ये हो जाता है 21.11% सीटों पे अभी महिला विधायक हैं। तो ये जब लागू होगा तो इसमें इनकी संख्या इजाफा हो जाएगी, है ना। इसके अलावा तेलंगाना में 5.0% था पहले, अभी चुनाव के बाद आप इसको अपडेट कर लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में 9.13%, महाराष्ट्र में 8.33%, तो आप इसको अपडेट कर लीजिएगा, ठीक है। अब अगर हम महिलाओं हेतु आरक्षण के संबंध में चर्चा करें तो सबसे पहले जो महिलाओं हेतु जो रिजर्वेशन था वो आया था, ठीक है, पंचायती राज में 93rd और 94th संविधान संशोधन द्वारा। इन दोनों से जो है पंचायतों में महिलाओं हेतु 33% का आरक्षण प्रावधानित किया गया था, ठीक है, 1/3%। लेकिन हमारे जैसे सीजी हो गया, मतलब बिहार, इसके अलावा महाराष्ट्र आदि राज्यों में इसे बढ़ा करके 50% कर दिया गया था पंचायतों में, ठीक है। इसके अलावा अगर हम इस अधिनियम के संबंध में चर्चा करें तो सबसे पहले ये 11वीं लोकसभा 1996 में ये विधेयक के रूप में प्रस्तुत किया गया था। तब हमारे जो पीएम थे, ठीक है, जो पीएम थे वो HD देवेगौड़ा जी थे। इसके बाद फिर 12वीं लोकसभा 1998 में ये माननीय, ठीक है, अटल जी द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसके बाद पुनः ये 13वीं लोकसभा 1999 में, ठीक है, पुनः अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा ये प्रस्तुत किया गया था। तब भी ये विधेयक ही रहा, ये पारित नहीं हो पाया। इसके बाद चौथी बार ये जो है 2008 में राज्यसभा में प्रस्तुत किया गया था, ठीक है, पर फिर भी राज्यसभा में पारित होने के बाद ये लोकसभा में पारित नहीं हो पाया, लैप्स हो गया। इसके बाद अभी विशेष सत्र बुला करके हमारी नई संसद भवन में ये 19 सितंबर 2023 को इसको लोकसभा में प्रस्तुत किया गया और 20 सितंबर 2023 को लोकसभा से यह पारित हो गया। इसके बाद 21 सितंबर 2023 को ये राज्यसभा से भी पारित हो गया। इसके बाद 19 सितंबर 2023 को हमारी महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के हस्ताक्षर से ये जो बिल था, ये अधिनियम यानी कि कानून बन गया। तो ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है, कि 20 सितंबर को लोकसभा, ठीक है, 21 सितंबर को राज्यसभा और 29 सितंबर को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से ये बिल जो है एक्ट बन गया। इसके बाद, ठीक है, आते हैं अब मेन टॉपिक पे कि ये कब से प्रभावी कब से होगा, ठीक है। सबसे मेन टॉपिक तो यही आ जाता है कि ये मतलब प्रभाव में कब से आएगा। तो अभी गवर्नमेंट के अनुसार अभी जब भी आगामी जो जनगणना होगी 2011, हमारे पास अभी 2011 की जनगणना रिपोर्ट है। इसके बाद तो मतलब सेंसस हुआ ही नहीं है, ठीक है। तो अभी हाल जो आगामी सेंसस होगा इस रिपोर्ट के आधार पे परिसीमन यानी कि डिलिमिटेशन होगा, ठीक है। डिलिमिटेशन यानी परिसीमन का अर्थ होता है कि क्षेत्र का विभाजन, जैसे आपका विधानसभा जो क्षेत्र है ना, तो फिर परिसीमन के हिसाब से घटाया बढ़ाया वो जा सकता है। इसके अलावा इसमें सीटों का रोटेशन भी शामिल है। सीटों का रोटेशन अर्थात अभी मान लीजिए आपका विधानसभा क्षेत्र किसी जनरल हेतु या फिर ST या फिर SC, सॉरी जनरल में तो सभी आ जाएंगे, ये या तो जनरल है या फिर ST है या फिर SC हेतु आरक्षित है। तो
जब भी सीटों का रोटेशन होगा तो हो सकता है ये जो जनरल की सीट है ये कि ST आरक्षित हो जाए या SC आरक्षित हो जाए, है ना, या फिर जहाँ पे ST था तो वहाँ पे जनरल ही तो यानी सभी के लिए हो जाए, तो ये सीटों का रोटेशन में ये आ जाएगा। तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।